मध्य प्रदेश में आज बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा पार्टी का संकल्प पत्र। अमित शाह भी धार में करेंगे रोड शो और रैली। कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेसी नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की आज शाम होगी चुनावी रैली। कांग्रेस ने भी कर्नाटक के मंत्रियों और नेताओं को प्रचार मैदान में उतारा। वहीं छत्तीसगढ़ में आज राजनाथ सिंह संभालेंगे मोर्चा। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख से अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट। 50 से अधिक राजदूत होंगे उत्सव में शामिल। गाजा सीमा पर सैनिकों से मिले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायल की सुरक्षा में योगदान देने के लिए सैनिकों को सराहा। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का फैसला मैक्सवेल स्टार्क को दिया गया आराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से महिला, युवा, किसान, शिक्षा और रोजगार से लेकर सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा मनावर विधानसभा में होगी। इसके बाद वे रथ सभा में शामिल होंगे। मनावर के बाद अमित शाह गंजवानी विधानसभा में रथ सभा में शामिल होंगे। फिर बदनावर, धार और देपालपुर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस का भी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने गुना में चुनावी रैली की। यहां फतेहगढ़ में उन्होंने बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को दोहराया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुनावी हमले किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जिले में कई चुनावी सभा की और कहा कि अब उनका लक्ष्य मध्य प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर और आगे ले जाना है। दूसरी ओर सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जिले में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के बाद अब उनका लक्ष्य लखपति बहना बनाने का है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उसके बाद अब बनाऊंगा लखपति बहना। यार सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्व सहायता समूह की बहनें हैं क्या? हाथ उठाओ अगर हो तो। ये तुम्हारे माध्यम से करूंगा। बताओ कई दीदी लखपति दीदी बनी कि नहीं? कई दीदी लखपति दीदी बन गई। अब मैं रुकूंगा नहीं। मेरा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की हर बहन साल में कम से कम 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। अनूपपुर जिले के कोतमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वोट के लिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो फिर मामा का बुलडोजर तैयार है। उन्होंने 2018 के चुनाव के बाद 15 महीने तक चली कांग्रेस सरकार पर लाभकारी परियोजनाओं को रोकने के आरोप भी लगाए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडे और बदमाशों को तबाह करके रख दूंगा। मैं ये कह के जा रहा हूं, तबाह करके रख दूंगा। वहीं सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करते हैं तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी आज दूसरी बार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इससे पहले जब पीएम ने हैदराबाद में बीजेपी के पक्ष में चुनावी रैली की थी तो उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया था। पीएम ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 9 साल से तेलंगाना में विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हैं। तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार रोज कई चुनावी रैली कर रहे हैं। यहां अपनी सरकार दोहराने के लिए वो लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो विरोधी दलों के बहकावे में ना आएं। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। खुद कई दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा संभाल रखा था और अपनी रैलियों में बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर मिलकर काम करने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस ने यहां कर्नाटक के 10 मंत्री और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए उतार दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तेलंगाना में चुनावी अभियान में नेतृत्व कर रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह सरगुजा संभाग में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यहां वो सीतापुर के हाईस्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोपो के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा में भी उनकी रैली होगी। पाटन वो सीट है जहां मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपने ही भतीजे और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के साथ मुकाबला है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पाटन के बाद मनेंद्रगढ़ जिले के सलकावान कला में भी राजनाथ की रैली होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक
बृजमोहन अग्रवाल पर हमले के बाद राज्य का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है, लेकिन इस बीच रायपुर दक्षिण से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल पर बदमाशों के जानलेवा हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। तखतपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल पर हमले के लिए सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। भूपेश बघेल इतना घबरा गया है कि रात को उसके गुंडे हाथापाई में उतर आए, बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं रात को 11 बजे वहीं खड़ा था। ये हालत हो रहा है कांग्रेस का। दरअसल गुरुवार को बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनाव प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे, जहां ये वारदात हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सत्ता से संरक्षण प्राप्त गुंडों द्वारा ये हमला किया गया। ये मुख्यमंत्री के गुर्गे जो यहाँ पर आतंक चला रहे हैं, जिन्होंने सट्टे में, जुए में, शराब में पैसे कमा लिए हैं, कि ऐसे लोग यहाँ पर आतंक पैदा करना चाहते हैं। हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम से काम लिया, नहीं तो ये दिवाली के त्योहार पर बड़ा कुछ हो सकता था। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव में पिछड़ रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है, मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। आप कोशिश करें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस और भूपेश सरकार क्या कार्रवाई करती है। रायपुर से डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग परिस्थितियां जो हैं वो बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं इन राज्यों में। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब बात करते हैं राम की नगरी अयोध्या की। दीपोत्सव के लिए पूरी तरीके से अयोध्या तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड यहां बनने जा रहा है। दीपावली की पूर्व संध्या और प्रभु श्री राम के आगमन पर अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख से अधिक के दिए जलाकर शहर को रोशन किया जाएगा। इससे पहले आज शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शाम को जब दीपोत्सव होगा तो म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 50 से अधिक देशों के राजदूत अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा सभी तैयारियां अलर्ट मोड पर हैं। राम मंदिर निर्माण से पहले इस साल हो रहे दीपोत्सव की बात ही कुछ और है। देश भर से हजारों कलाकार यहां अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने के लिए उतावले हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भरत मिलाप और भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है। ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बालकाल से लेकर लंका विजय तक के सफर को
सैंड आर्ट के माध्यम से यहां प्रदर्शित किया। कार्तिक महीने में होने वाली हनुमान जयंती आज है। प्रयागराज से हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं, जहां काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। महाबली हनुमान का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की एक जन्मतिथि उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, तो वहीं दूसरी तिथि विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। प्रयागराज की तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। बात करते हैं राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों की भी, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश से प्रदूषण स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी इससे पूरी तरीके से राहत नहीं मिल पाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता स्तर यानी AQI 282, RK पुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO पर AQI 263 दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक सुबह हल्की धुंध छाए रहने की आशंका है। भीड़ है स्थिति अभी भी, जैसा कि अभी से 4-5 दिन पहले तक और भी हालत बुरी थी। AQI जो है लेवल जो है एयर का बहुत ही पॉल्यूटेड था। भगवान की कृपा रही, कुछ बारिश हुई तो थोड़ा सा वेदर में सुधार है, लेकिन जैसा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए दिल्ली को, ऐसे पॉल्यूशन फ्री दिल्ली अभी है नहीं। कल के बारिश के कारण परसों की तुलना में आज कुछ कम है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। और जैसे कि हम अभी टहल रहे हैं, घर से निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पे हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की हल्की सी हो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, मतलब कम है। वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से वायु की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई है। इससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांसों में संकट के साथ आंखों में जलन का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। मुश्किल तो आप देख ही रहे हो सर, जैसे अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उससे पहले जो है जो पराली की समस्या होती है उससे पहले, तो उससे जो है दिक्कत पूरी है। आंखें जलती हैं, सांस लेने में तकलीफ है, काफ़ी कफ की दिक्कत आती है और काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये पंजाब में हर साल ही होता है। बहुत मुश्किल है, लोगों के गले खराब हो रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, धूल पड़ रही है, दिखता नहीं है कुछ, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, हर तरह की तकलीफें हैं। है जी, ये तो जलाने वालों को सोचना चाहिए कि इसका क्या करना है। उनको तो मालूम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है इससे। आगे दिवाली भी आनी है, प्रदूषण और फैलना है और बीमारियां बढ़ेंगी। और आइए बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ICC विश्व कप में आज 2 मुकाबले हैं। टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच पुणे में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। सेमीफाइनल में जगह बना चुकी आत्मविश्वास से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जीत की लय को कायम रखना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट से विदाई चाहेगी। वहीं आज का दूसरा मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए ये मैच अहम रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी, तो वहीं पाकिस्तान को टॉप 4 में जाने के लिए चमत्कारिक जीत हासिल करनी होगी। डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं गुजरात के सवजी भाई धनजी भाई ढोलकिया के बारे में, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में कई दशकों से प्रयासरत हैं।
ये ढोलकिया फाउंडेशन की शुरुआत कर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया, जिनकी कहानी ऋण संकल्प की शक्ति और परोपकार की भावना के एक प्रमाण के रूप में है। एक साधारण पृष्ठभूमि से सफलता के शिखर तक पहुंचने की उनकी यात्रा कड़ी मेहनत और सहानुभूति की परिवर्तनकारी क्षमता का एक उदाहरण पेश करती है। गुजरात के मोरबी जिले से जेब में सिर्फ 12 रुपए लेकर निकले थे सब्जी भाई ढोलकिया और आज वो हजारों परिवारों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कितनी ही संख्या में बेरोजगारों के, बुजुर्गों के, निराश्रितों के, अपने परिवार द्वारा छोड़े गए लोगों के लिए वो आशा की किरण बन चुके हैं और समाज में एक बदलाव लाने का और लोगों के जीवन को बदल देने का उनका ये मिशन यूं ही जारी है। सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया इस बात का सशक्त उदाहरण है कि संघर्ष इंसान को जब सफलता के शिखर तक पहुंचाता है तो दूसरों के प्रति संवेदनशील भी बना देता है। 1977 में 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ जेब में 12.5 रुपए लेकर एक बच्चा अपने चाचा के पास सूरत पहुंचता है और हीरे पॉलिश करने के काम में जुट जाता है। 10 वर्ष कड़ी मेहनत कर माँ के सपने को पूरा करने के लिए शुरू करता है अपनी कंपनी, जो बन जाती है पॉलिश किए हीरे बेचने वाली $1.5 बिलियन की टर्नओवर वाली कंपनी। और ये बच्चा सब्जी भाई ढोलकिया के नाम से जाना जाता है। तो मैंने ऐसा नक्की किया था कि अपनी खुद की ज़मीन लेके अलग अलग 25 सरोवर मेरा बाकी है, 25 खुद की ज़मीन में पॉन्ड बना लो। तो मेरा तो संकल्प सिद्ध हो गया, पूरा हो गया। इतना मैं ठका हुआ था और रिसेंटली फ़ोन आया पद्मश्री का। तो मेरा कहने का मतलब इसके बाद और मैंने 75 सरोवर से बड़ा 65 सरोवर नया बना लिया और 2 टाइम बड़ा बनाया। तो मेरे को तो पता है कि नरेंद्र भाई के पास बहुत बड़ा विज़न है, किस आदमी को काम पे लगाना, किसको पद्मश्री देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए काम का है, समाज के लिए काम का है, एनवायरनमेंट के लिए काम का है। जिस लोगों को ढूंढ के दिया है, इसमें मैं मानता हूँ तो मेरे की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सम्मान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे को करना चाहिए। तो मेरा हेल्थ भी अच्छा था, मेरे पास पैसा भी था, मेरा लोग रिस्पेक्ट भी रखता था। भारत सरकार ने इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया, मतलब मेरे को कुछ करना चाहिए। मैं अपने आप पे भी प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को आज भी गाँव सेम टू सेम, चाहे 47 साल पहले याद था ऐसा ही याद है। या कुछ धरती की कमाल होगी या तो पूर्वजनों का कोई पुण्य होगा, लेकिन गांव का मज़ा अलग है, सिटी अलग है, गांव है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरे को तो आज भी मज़ा गांव में ही आता है और मैं गांव में ही कुछ सेवा समझो या कुछ भी अपनी लाइफ ज़्यादातर समय वहाँ ही गुजारूंगा। ढोलकिया जी ढोलकिया फाउंडेशन के माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में भी कई दशकों से प्रयासरत हैं। पेड़ लगाना, किसानों के लिए सरोवर झीलों का निर्माण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामूहिक विवाह के आयोजन आदि कार्यक्रम इसका उदाहरण है। जो सब्जी भाई काम कर रहे हैं, जो हिसाब से उसका माइंड है, जो इंडस्ट्री में जो वो ग्रोथ कर रहे हैं, सोशल जो कर रहे हैं, उसमें उसको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा विचार था। 21-22 के समाचार मिला कि उसको पद्मश्री मिलने वाले हैं। तो सब्जी भाई तो तभी गांव पे थे, मैं सूरत था, मेरे छोटे भाई बॉम्बे था। तो मेरे को पता चला तो मैं उसको फोन किया, मेरे छोटे भाई घनश्याम भाई को, कि ऐसा समाचार मेरे को फोन आया, वो बराबर है? तो वो बोले मेरे को भी फोन आया था ना, वो बराबर है, उसको पद्मश्री मिलने वाले है। तभी मैं जब भी घनश्याम भाई के साथ बात करता था तो मेरे आंख पे खुशी का आंसू था। हमारे फैमिली के लिए, ढोलकिया परिवार के लिए, हरे कृष्ण परिवार के लिए तो खुशी की बात तो है ही। अपनी करुणा, सहृदय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया को अपने सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
तो देखा आपने कैसे हमारे जो पद्म हैं वो दूसरों के लिए, समाज के लिए अब प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।